नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद काशी कोतवाल काल भैरव और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे। 10 दिन के भीतर दूसरी बार काशी पहुंचकर मुख्यमंत्री ने हाजिरी लगाई, तो वहीं मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के उद्घोष से स्वागत किया। सीएम ने देश प्रदेशवासियों के कल्याणकारी और कल्याण की कामना की। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और अब राज्य में जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट एसीआर में निवेश आकर्षण और सीडी रेशियो वृद्धि को भी शामिल किया जाएगा। इस पहल के साथ उत्तर प्रदेश ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह कदम आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभल के ताजा हालात बताते हुए मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार ने कहा कि संभल के हालात कंट्रोल में हैं और उस इलाके को छोड़कर दुकानें खुली हैं और स्थिति सामान्य है। जिस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं उनके जरिए कड़ी कार्रवाई होगी और वहीं इस प्रकार और इस पर एनएसए तक की कार्रवाई संभव है। इतना ही नहीं, संभल के सांसद और विधायक के बेटे को उकसाने में आरोपित किया गया है और नए लड़कों से ये काम कराया गया है जिनकी उम्र पढ़ने की है। इस उकसावे में 4 की मौत हुई है। अभी संभल में स्थिति एकदम शांत है। दुकानें भी खुली हुई हैं। जिस जगह पे मेन ये सारी उपद्रव हुए उस जगह पे अभी कुछ हल्का दुकानें बंद है, पर बाकी सारी बाहर स्थिति नॉर्मल है। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी कोई किसी तरीके का कोई अब तनाव भी नहीं है। सब जगह पुलिस की मौजूदगी है और एकदम स्थिति कंट्रोल में है, सामान्य होती जा रही है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अब लगातार सामान्य ही होती जाएगी। तो अभी सब कुछ ठीक है। देखिए, इसमें जो जिस तरीके से पुलिस को साक्ष्य मिल रहे हैं उसमें के अनुरूप हम कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसमें अभी तक कई सारे एफआईआर हो चुके हैं, आगे भी होने की संभावना है। उसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं उनको भी इसमें उकसाने के लिए इस पूरे उपद्रव को, जो माननीय विधायक है उनके पुत्र को इसके उकसाने के उसमें आरोप में आरोपित किया गया है। और आगे अभी जांच चल रही है, सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अनायास ही की गई कार्रवाई थी कि मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में दूसरी बार ये सर्वे होने जा रहा था। कोर्ट में सबको अपनी बात कहने का अवसर उपलब्ध था। अगर उस कोर्ट में नहीं तो उसके ऊपर भी अदालतें, उस जगह पे बात करने का अवसर उपलब्ध था। इसके बावजूद चुना गया कि इस तरीके की हरकत की जाए जिससे वहां का माहौल बिगड़े। इसमें किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और आगे जैसी जैसी परिस्थितियां बनती जाएगी, जांच आती जाएगी। यहाँ तक कि हम उनके ऊपर भी नजर बनाए हुए हैं जो इस मामले में अफवाह फैला रहे हैं। अभी एक वीडियो हमें मिला जिसमें इन जो उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगाई, उससे जो उठते धुएं को एक अलग एंगल से लेके मस्जिद के और वहां पे धुएं के तौर पे दिखाया जा रहा है। उन सब पे हमारी नजर है। वहां पर मुंह बांध के लोग आए थे, उसके बावजूद अलग अलग सीसीटीवी कैमरों से हम उसका परीक्षण करा रहे हैं। मस्जिद पर पथराव करके मस्जिद को क्षति पहुंचाने की कोशिश करने वाले को भी हम चिन्हित कर रहे हैं। इन सारे मामलों में जहां जहां भी उकसावे की बात आएगी वहां पे हम कार्रवाई करेंगे। निस्संदेह जो अभी तक 4 डेथ कंफर्म हुई है, 4 का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया देशी बंदूक से जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उससे लगने की बात है। तो इसमें हम इसकी पड़ताल भी आगे होगी। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए जा चुके हैं, तो मजिस्ट्रियल जांच भी इसमें होगी और उसमें हर एक की भूमिका उसमें आएगी। और इसमें जैसे जैसे आगे साक्ष्य मिलते जाएंगे, जैसा मैंने कहा, कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें
NSA लगाने तक का भी प्रावधान है और उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी थी, पहले भी थी, अभी भी है। नए लड़कों को उकसा के ये काम करवाया गया है क्योंकि इस बात की जरूरत थी नहीं कहीं से भी। न तो ये जो लोग वहां इकट्ठे थे, न तो ये स्टूडेंट है, न तो किसान है, न तो किसी तरीके, ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं था। केवल सर्वे किया जा रहा था मस्जिद का, और सर्वे का मतलब इंस्पेक्शन है, ये भी नहीं कि कोई चीज तोड़ी या कोई चीज खोली या ऐसी कोई भी चीज हो रही थी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अदालत का आदेश था, हमारा काम केवल सुरक्षा मुहैया कराना था, वो काम हम कर रहे थे। पुलिस से भिड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से इस चीज को रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस बात का जवाब वो नहीं दे पा रहे कि वहां लोग इकट्ठे किस लिए हुए, नई उम्र के लड़के किस लिए इकट्ठे हुए, कोई बुजुर्ग वहां क्यों नहीं था उनको कंट्रोल का। अगर आना भी था तो बुजुर्गवार जो हर बार वहां नमाज पढ़ने आते, वो क्यों नहीं आए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे लोग इकट्ठे हुए, मुंह बांध के आए थे, तो क्या करने आए थे मुंह बांध के? फिर उन लोगों ने बिना उकसावे की सारी कार्रवाइयां की और अनायास तौर पर कई सारी चीजों को जोड़कर उस पर चीजें चलाई जा रही हैं, थ्योरीज बनाई जा रही हैं। बहुत स्पष्ट है कि जो लोग इसमें फ्यूलिंग करने का काम करेंगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आगे मुझे लगता है कि सबको ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है कि ये बेवजह हुआ। हम लोग भी बातचीत में हैं सभी लोगों से, सभी पक्षों से प्रयास भी कर रहे हैं और समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। जो लड़के वहां पर इस पथराव में शामिल थे, उनमें से ज्यादातर की उम्र पढ़ने की है, बहुत सारे लोगों की अपने जॉब करने की है, और उसमें से कई सारे कुछ न कुछ काम धंधा कर भी रहे थे अपना काम धंधा छोड़ के। इस तरीके की चीजों में, गतिविधियों में संलग्न होना वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अफसोस है जो जिसमें अनायास कुछ लोगों के उकसावे में आकर डेथ भी हुई, घायल भी लोग हुए, और ये दोबारा इस तरीके की चीजें न हो, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है और इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरीके की इस तरीके की चीज दोबारा ना होने पाए। उधर उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह तथा वन पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने हरी झंडी दिखाकर लखनऊ से दुधवा के बीच हेली सर्विस का शुभारंभ किया। इस वायुयान सेवा से राज्य के इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि पर्यटकों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। और दोनों मंत्रियों ने चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से पहली उड़ान से लखीमपुर के पलिया हवाई पट्टी के लिए रवाना हुए। और साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ से पलिया तक हवाई सेवा के शुभारंभ के अवसर पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकृति के साथ तारतम्य बैठाते हुए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया है और इसी को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार द्वारा इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया है, जो प्रदेश के टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क के आसपास पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। इको टूरिज्म को लोकप्रिय बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव, अन्य लोग उपस्थित रहे। संविधान दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता संभालने के बाद से संविधान का सम्मान करना और डॉक्टर BR अम्बेडकर का सम्मान करना उनके शासन का अभिन्न अंग रहा है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये हमारे लिए एक भाग्यशाली अवसर है और हम भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने में सक्षम है। इसे लग रहा है वो ये है कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर के संविधान का सम्मान करना और बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब का सम्मान करना, ये उनके कार्य पद्धति का हिस्सा रहे हैं। आपको एक डेट याद दिलाता हूं, 19 नवंबर 2015। इससे पहले इस देश में 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि ये दिवस मनाया नहीं जाता था, ये कानून दिवस के रूप में, जिसको हम लॉ डे कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कोई फंक्शन हो गया या कहीं और किसी हाई कोर्ट में हो गया,
इसके अलावा इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं था। लेकिन 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें लिखा रहता है कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ये निर्णय लेती है कि आने वाले समय में 26 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण निर्णय था नरेंद्र मोदी जी का। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर के संविधान का सम्मान करना और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब का सम्मान करना, ये उनके कार्य पद्धति का हिस्सा रहे हैं। आपको एक डेट याद दिलाता हूं, 19 नवंबर 2015। इससे पहले इस देश में 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि ये दिवस मनाया नहीं जाता था, ये कानून दिवस के रूप में, जिसको हम लॉ डे कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कोई फंक्शन हो गया या कहीं और किसी हाई कोर्ट में हो गया, इसके अलावा इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं था। लेकिन 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें लिखा रहता है कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ये निर्णय लेती है कि आने वाले समय में 26 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण निर्णय था नरेंद्र मोदी जी का। उसके बाद अभी आपको जो जानकारी दी गई, उसमें बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी से जुड़े हुए स्थानों का विकास, ये भी नरेंद्र मोदी जी के इसी कालखंड में हुआ, जिसको हम पंच तीर्थ कहते हैं। जहां उनका जन्म हुआ महू, जहां उनका संस्कार हुआ चैत्य भूमि मुंबई, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली 26 अलीपुर रोड दिल्ली, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया नागपुर, और जहां लंदन में उन्होंने पढ़ाई की अंबेडकर हाउस। ये जो 5 स्थान जो विकसित हुए हैं, और ये भी नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में ही हुए हैं। इसलिए मैं कुछ चीजों को इसको ऐड करने के साथ, अब कल का जो फंक्शन है वो महत्वपूर्ण फंक्शन है। 75 वर्ष संविधान को अडॉप्शन के पूरे हो रहे हैं। पूरे साल भर ये हमारा कार्यक्रम चलेगा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हम इसको हर जिले में ले जाएंगे, हर गांव में ले जाने का प्रयास करेंगे, हर तालुका में ले जाएंगे, और वहां प्रस्तावना का पाठ होगा। और इस संविधान के निर्माण में बाबा साहब और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों का क्या क्या योगदान था, वो हम जनता को बताएंगे। 75 years of the adoption of the Constitution in India is a very big event. हमारे लिए एक खुश नसीब की बात है कि हमारा समय में हम लोगों को भारत के संविधान का 75 वर्ष पूरा होने पर पार्लियामेंट में इवेंट में हिस्सा लेने के लिए मौका मिल रहा है। राष्ट्रपति जी के कल उद्बोधन होगा और दोनों हाउस के लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स का ज्वाइंट सिटिंग संविधान सदन में होगा और उसमें 75th years ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेलिब्रेशन यहाँ दिल्ली में होगा। और साथ साथ में देश में हर एक जगह अलग अलग कार्यक्रम कई जगह में किया जा रहा है। दूरदर्शन में OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, जिसे लेकर चेयरमैन प्रसार भारती नवनीत सहगल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
सर, दूरदर्शन का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं उसमें कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, ऐसे ही दूरदर्शन में भी आपने एक नई चीज़ शुरू की है। देखिए, देश के नागरिकों को साफ सुथरा पारिवारिक मनोरंजन देने के साथ साथ उनको देश दुनिया की अद्यावधिक खबरों के बारे में बताना, उन तक सूचनाओं को पहुंचाना, ये दूरदर्शन का काम है। ये हमारा मैंडेट है और उसी मैंडेट के अंतर्गत जब टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होता है तो साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस को टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अब डिजिटल की दुनिया है तो डिजिटल की दुनिया से हम लोग अलग नहीं रह सकते, इसलिए दूरदर्शन ने पहली बार देश में अपना एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो डिजिटल अवेलेबल है और उसमें जो एक स्वस्थ, साफ सुथरा और पारिवारिक मनोरंजन हम उस OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से देंगे। और उसके साथ साथ पहली बार न्यूज़ चैनल, लगभग 40 से अधिक न्यूज़ चैनल जो देश के मशहूर न्यूज़ चैनल हैं वो भी इस पर रहेंगे। और इसके साथ साथ बच्चों के लिए गेम्स भी उस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं और पहली बार किसी OTT प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग की फैसिलिटी उपलब्ध है। हमने ONDC से टाई अप किया है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ पहली बार ईरोज और लायंस गेट, ये दो बहुत बड़ी कंटेंट एग्रीगेटर हैं, लगभग 10,000 से ज़्यादा फिल्में इसमें उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे दूरदर्शन के कार्यक्रम, सीरियल जिनको देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, हमारा बचपन जिनको देखते हुए बीता है, वो सभी हमारे आर्काइव पे डिजिटली अवेलेबल हैं। और ये सुविधा जो हमारे आर्काइव की है, जो पुराने हमारे कार्यक्रम हैं वो देखने की, वो बिल्कुल निःशुल्क है। तो आपको सारा जो कंटेंट है, चाहे वो मनोरंजन है, खबरें हैं, गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, फिल्म्स हैं, ये सब आपको हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम वेव्स है, आप इसको निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल। वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उदय प्रताप शिक्षा समिति और उससे संबद्ध सभी संस्थाओं को उदय प्रताप शिक्षा समिति के 115 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हृदय से बधाई देता हूं और आदर से उदय प्रताप सिंह जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। UT कॉलेज का नाम शिक्षा जगत का एक चमकता हुआ सितारा है और गत एक सदी में शिक्षा के क्षेत्र में, जीवन के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में उदय प्रताप कॉलेज ने जो कार्य किए, मुझे लगता है कि केवल वाराणसी ही नहीं और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरा देश इसके प्रति विनम्र भाव के साथ अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में याद रखना होगा, 1909 में वाराणसी में एक कॉलेज की स्थापना हो, एक शिक्षण संस्थान स्थापित हो, ये कल्पना अपने आप में उस समय के उन महापुरुषों की और खासतौर पर राजर्षि उदय प्रताप सिंह जोदेव जी के विराट व्यक्तित्व को ही प्रदर्शित करता है, जिनके मन में एक भाव रहा होगा कि हमें राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भावी भारत के निर्माण के लिए
एक ऐसी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्था देनी है जो देश की आजादी के आंदोलन को तो एक गति दे ही सके, आवश्यकता पड़ने पर हर एक क्षेत्र में इस देश को योग्य नागरिक भी दे सके। और यही कारण है कि 1909 में जो नींव यहां रखी थी बाबा विश्वनाथ के इस पावन स्थली पर, पिछले 115 वर्षों से जीवन के हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो उदय प्रताप कॉलेज से जुड़े हुए जो प्रशिक्षित और शिक्षित, जो स्नातक हैं, प्रास्नातक हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, कृषि के क्षेत्र में हो, डेयरी के क्षेत्र में हो, या जीवन के प्रत्येक अन्य क्षेत्र में, वह हम सबको देखने को मिलता है। पूरे देश के अंदर भी और राज्य के अंदर तो अक्सर उन लोगों से मुझे एक संवाद और संपर्क होने का मेरा अवसर प्राप्त होता रहता है। मैं आज सुबह ही जब इस कार्यक्रम के लिए गोरखपुर से प्रस्थान कर रहा था तो गोरखपुर में मंदिर के द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में जो हैं उनका नाम भी उदय प्रताप सिंह है। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह वह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो आज सुबह सुबह, उनकी उम्र इस समय लगभग 95 साल है, वे मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आज आप यूपी कॉलेज जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं उसी कॉलेज में 5 वर्ष रहकर के पढ़ा हूं। यानी हर व्यक्ति के मन में, प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी गोरखपुर में रहते हैं और गणित के बहुत विद्वान अवधि गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैथ्स जो डिपार्टमेंट है उसके वह हेड थे, डीन थे, वहां के प्रो वाइस चांसलर थे। बाद में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वे वाइस चांसलर बने और वर्तमान में गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं स्वयं उनकी बातों को देख करके कि जो व्यक्ति स्वयं एक ऊंचाई प्राप्त करने के बाद आज 95 वर्ष की उम्र में भी अपनी उस पुरातन संस्था को स्मरण कर रहा हूं, तो मुझे बताने लग गए हो, कहने लगे साहब हम घुड़सवारी भी वहां करते थे, वहां पे हमारे समय में खेल के कार्यक्रम इस प्रकार के थे, संध्या वंदन के ये नियम थे, ये सारे कार्यक्रम वहां इस रूप में होते थे। ये बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।